Now I teach the chemical property of non-metals. पिछले केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल्स में जनरली हमने रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, रिएक्शन विथ वाटर पर डिस्कस किया था। किन टॉपिक्स हो रहा है मेरे पास? केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में दो प्रॉपर्टीज हमने पिछले दिन देखा। एक प्रॉपर्टीज था रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, जिसमें उन्होंने कहा था कि नॉन मेटल्स ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा और नॉन मेटल का ऑक्साइड बनाएगा। नेचर ऑफ नॉन मेटल ऑक्साइड एसिडिक होगा, डिजॉल्व इन वाटर टू फॉर्म एसिड्स। आज हम जो बनाएंगे वह जनरली प्रॉपर्टीज नंबर 3 जो होगा वह जनरली ऑक्सीडाइजिंग नेचर होगा। ऑक्सीडाइजिंग नेचर। हमने केमिकल रिएक्शन को जनरली एक रिडॉक्स रिएक्शन का पार्ट पढ़ा था, जिसमें हमने पढ़े थे एक ऑक्सीडेशन, दूसरा रिडक्शन, जिसका सबसे बढ़िया फॉर्म आपको बताए थे हम लियोजर। शायद याद आ रहा होगा, ऑफलाइन क्लास में चर्चा हुआ है लियोजर पर। लियोजर में हमने सीधे बताया है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन। यानी मेटल जो होती है उनको इलेक्ट्रॉन लॉस करने की नेचर होती है, और जब लॉस करने की जब नेचर होती है तो हर मेटल का ऑक्सीडेशन होता है। जबकि नॉन मेटल का नेचर है इलेक्ट्रॉन को गेन करने का, इसलिए हर नॉन मेटल का रिडक्शन होता है। और जो रिडक्शन होता है वह जनरली ऑक्सीडाइजर होता है, और हमें इसी को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं, और इसी को हम ऑक्सीडेंट भी बोलते हैं। इसका मतलब इन नॉन मेटल का नेचर जनरली गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जिसके कारण इनकी टेंडेंसी के कारण हमने जस्ट ही केमिकल प्रॉपर्टीज का स्टार्टिंग किया था, तो हमने आपको दिखाया था कि वह जनरली इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी होने के कारण उनको हम लोग आम रूप से इलेक्ट्रॉन निगेटिव बोलते हैं। लेकिन सवाल है कि नॉन मेटलों का एक समूह है, और उस नॉन मेटलों के समूह में सबसे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो होगा वह स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमारे यहां वह फ्लोरीन होगा। सबसे ये बात को याद रखिएगा, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजर फ्लोरीन, जिसकी शायद एटॉमिक नंबर 9, कॉन्फ़िगरेशन 2 और 7, जिसको फैमिली ऑफ मेंबर हाइलोजन बोलते हैं। हाइलोजन फैमिली मेंबर है और ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजर भी है या ऑक्सीडेंट भी है। ऐसी स्थिति में नॉन metals have tendency to accept electrons, therefore non-metals act as good oxidizing एजेंट। ठीक है, अभी हमने सीधा बोला फ्लोरीन
मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव्स होगा। फ्लोरीन क्या होगा? मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव्स। हमने ये भी बोला है कि फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 हो रहा है, उसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन 7 है। फ्लोरीन इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। फ्लोरीन जो होगा वह स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, जिसके एटॉमिक नंबर हमने काउंट करा है 9। अब ये बात को ध्यान में रखना है कि मोस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट फ्लोरीन होगा। उसके बाद नेचर आएगा। ऐसी स्थिति में आप याद रखिएगा कि जब हम क्लासिफिकेशन में चलेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट और पीरियोडिक टेबल पर चर्चा करेंगे, तो पीरियोडिक टेबल में जो ही लेफ्ट से राइट की ओर जाते हैं तो मेटालिक नेचर डिक्रीज करता है और नॉन मेटालिक नेचर इंक्रीज करता है। फिर यदि पीरियड में टॉप टू बॉटम जाते हैं तो मेटालिक नेचर इंक्रीज करता है और नॉन मेटालिक नेचर डिक्रीज करता है। इसका मतलब कि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी घटती है। मेटल पीरी ग्रुप में जब हम टॉप टू बॉटम आते हैं तो मेटल को इलेक्ट्रॉन लॉस करने की टेंडेंसी जो होती है वह इंक्रीज कर जाती है। इसलिए हमें याद रखना है कि यदि टॉप टू बॉटम की ओर चल रहे हैं तो उनको नॉन मेटल का ऑक्साइडिंग नेचर घटेगा, लेकिन फ्लोरीन जो होगा वह सबसे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, या इसी को दूसरे शब्द में बोला जाएगा कि वह ऑक्सीडाइजर होगा या ऑक्सीडेंट होगा। फोर्थ पार्ट इज नंबर 4 रिएक्शन विथ क्लोरीन। किसके साथ रिएक्ट करा रहे हैं? क्लोरीन के साथ रिएक्ट करा रहे हैं। इसका मतलब कि क्लोरीन हेलोजन फैमिली मेंबर है, जिसमें हमने हेलोजन फैमिली मेंबर में बोला है क्लोरीन को, ब्रोमीन को और आयोडीन को, जिसको हम लोग आपसे क्या स्टडी के रूप में याद रखा है कि याद रखना फक्कल बड़ी आठ हमने रखा है। हेलोजन फैमिली में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन से, यानी जनरल रूप में क्लोरीन को छोड़ करके हम जनरल एक फैमिली के पर्सनल मेंबर को ले रहे हैं और वह ले रहे हैं क्या? क्लोरीन को। उसी तरह ब्रोमीन को भी हम यहाँ रखा जा सकता है, आयोडीन को भी रखा जा सकता है। हेलोजन फैमिली का मेंबर जो होगा उसका नोटेशन बाई एक्स है, नोटेशन बाई एक्स है, जिसको एक्स को हम बोलते हैं सिंबल ऑफ हाइड्रोजन। हम क्या करेंगे, जब नॉन मेटल्स रिएक्ट विथ हाइड्रोजन, इसलिए हाइड्रोजन फैमिली जो होती है वो डायटोमिक्स होती है, डायटोमिक। और डायटोमिक जब है तो फॉर्मूला के लिए हम जो इनको नोटेशन X2 करेंगे। जब मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होगा तो मॉलिक्यूल्स में फॉर्मेशन में मेरे यहां होगा क्या, मॉलिक्यूल फॉर्मेशन में एक नॉन मेटल होगा, ये भी नॉन मेटल होगा, वह कोवलेंट होगा, और कोवलेंट जब होगा तो उस समय नॉन मेटल का हैलाइड फॉर्मेट होगा, नॉन मेटल का हैलाइड्स।
यानी ऐसी स्थिति में नॉन मेटल का हाइड्रोजन फैमिली का क्लोरीन है तो उसका क्लोराइड बुलाएगा, ब्रोमीन है तो ब्रोमाइड बुलाएगा, और यदि आयोडाइड है तो वह जनरली आयोडाइड बुलाएगा, आयोडीन है तो आयोडाइड बुलाएगा। यानी ऐसी स्थिति में प्रॉपर्टी नंबर 4 पर होगा रिएक्शन विथ क्लोरीन्स, तो नॉन मेटल metals react with chlorine to form, हमने अभी बोला है उस नॉन मेटल्स का क्लोराइड बनाएगा, और लेकिन वह जनरली मॉलिक्यूल जो बनेगा वह कोवलेंट होगा, क्योंकि उसके कंपोनेंट या परजेंट ऑफ एटम या कंसिस्ट ऑफ एटम जो होगा वह नॉन मेटल और नॉन मेटल है। तो नॉन मेटल और नॉन मेटल का नेचर जो होती है बॉन्ड का वह कोवलेंट होती है। एक मेटल और एक नॉन मेटल के बॉन्ड ऑफ नेचर जो होती है वह आयनिक होती है, यानी वह कोवलेंट बनाएगा, यानी फॉर्म कोवलेंट क्लोराइड। कौन कोवलेंट बनेगा? कोवलेंट होगा, यानी ए नॉन मेटल और क्लोरीन के बीच का जो बॉन्ड बनेगा वह जनरली कोवलेंट बॉन्ड होगा। और हमने चर्चा में हर बार बताया था कि हर मेटल का मेंबर का नेचर है टेंडेंसी या नेचर या टेंडेंसी जो है वह लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है सुपर फॉर्म के लिए, यानी ऑक्टेट के लिए, यानी इसको ऑक्टेट जिसको हम लोग बोलते हैं अस्टेबल ऑर्बिट। मेटल की जगह पर नॉन मेटल का यहाँ जाते हैं, तो नॉन मेटल का टेंडेंसी होती है दो तरह का काम करता है, चाहे तो इलेक्ट्रॉन को गेन करके ऑक्टेव पूरा करता है, या चाहे तो इलेक्ट्रॉनों का शेयरिंग कर करके अपने ऑक्टेव को पूरा करता है। तो इसलिए इस समय जो बनेगा वह नेचर में जनरली कोवलेंट होगा। एग्जाम्पल में डाला जाए, तो एग्जाम्पल में हमने डाल रहे हैं कि हाइड्रोजन react with chlorine to form हाइड्रोजन क्लोराइड या फिर कोवलेंट क्लोराइड। हाइड्रोजन क्लोराइड फॉर्म बनेगा H2, एक गैसियस स्टेट में होगा। क्लोरीन का जब स्टेट देखा जाए तो हैलोजन फैमिली के मेंबरों का जैसे ही ग्रुप में हम टॉप टू बॉटम जाते हैं स्टेट चेंज होता है, क्योंकि इनके मेंबरों के बीच लगने वाले इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स वांडर वाल होती है, और वांडर वाल फोर्स जो होती है वह मॉलिक्यूल के साइज का सीधे प्रोपोर्शनल होती है, जिसके कारण फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन की तरफ चले तो फर्स्ट टू मेंबर हाइड्रोजन का फर्स्ट टू मेंबर गैसियस स्टेट में होगा, तीसरी मेंबर लिक्विड स्टेट में होगा, चौथी मेंबर वह जनरली सॉलिड स्टेट की हो जाएगा। इसलिए रिएक्शन में हमने जनरली क्लोरीन को गैसियस स्टेट नोट कर रहे हैं, और जब गैसियस स्टेट नोट कर रहे हैं तो ये जनरली बनेगा हाइड्रोजन का क्लोराइड या हाइड्रोजन क्लोराइड। तो हाइड्रोजन का सिंबल H, क्लोराइड का Cl, अब दोनों का वैलेंसी इक्वल है, इसलिए नोटेशन नहीं होगा, और यह स्टेट जो दिखाएगा वह गैसियस होगा। हमें क्या करना होगा? बैलेंस इक्वेशन देना होगा, और जब बैलेंस इक्वेशन देना होगा तो उस बैलेंस इक्वेशन में हमको क्या करना होगा कि इवन और ऑड का केस यदि चल रहा है तो कंपाउंड मॉलिक्यूल का बैलेंस सबसे पहले इसको 2 का मल्टीप्लाई ले लीजिए। एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2 में हमने फास्फोरस का करा रहे हैं।
reacts with chlorine to form phosphorus pentachloride। क्या बनेगा? पेंटाक्लोराइड बनेगा। फास्फोरस का पेंटाक्लोराइड बनेगा। उस पेंटाक्लोराइड में आम रूप से जो बनेंगे स्टिक पे, तो फास्फोरस जो होती है वह एटॉमिसिटी जब काउंट करते हैं तो मेरे यहाँ 4 होगा, और जब एटॉमिसिटी 4 होगा तो मॉलिक्यूलर फार्मूला मेरे यहाँ बनेगा, वह बनेगा फास्फोरस का P4। क्लास 9 में एटॉमिसिटी पर चर्चा हुआ है। मोनोएटॉमिक, डायटॉमिक, टेट्राटॉमिक, पॉलीएटॉमिक। मोनोएटॉमिक में हमने जितने भी नोबेल गैस फैमिली हैं उसको रखा है। डायटॉमिक मेंबर बहुत से गैसियस स्टेट वाले भी हैं। ट्राइएटॉमिक भी इस तरह का आपको जो मिलेंगे, ओजोन को हमने वहां एग्जांपल में दिया था। टेट्राएटॉमिक में फास्फोरस होगा जो स्टेट में जनरली सॉलिड होगा। इसका रिएक्शन हम लोग क्लोरीन से कराएंगे, Cl2, ये भी गैसियस स्टेट में होगा। लेकिन इस समय जो कंपाउंड फॉर्मेट होगा वह होगा फास्फोरस पेंटाक्लो। फास्फोरस एक, और कितने क्लोराइड ग्रुप होंगे? तो 5 गो। तो इस समय बनेगा PCl5, और ऐसे स्थिति में ये लिक्विड स्टेट में हो जाएगा। और जब लिक्विड स्टेट में होगा तो बैलेंस करने की बात आएगा। तो बैलेंस की जब बात आएगा, इवन और ऑड का केस की सहारा लेकर के हम आम रूप से सबसे पहले जो देंगे वह कंपाउंड मॉलिक्यूल का देंगे, एबी ऑड। इसकी बैलेंसी के कारण 4 टाइम मल्टीप्लाई लेगा, और ऐसी स्थिति में 4 टाइम मल्टीप्लाई फास्फोरस पेंटाक्लोराइड को लेने के कारण क्लोरीन जो होगा वह 10 टाइम मल्टीप्लाई कर जाएगा, और इस प्रकार मेरे पास बनेगा, वह बनेगा क्या? बैलेंस इक्वेशन। कौन इक्वेशन? बैलेंस इक्वेशन। यानी ऐसी स्थिति में एक फास्फोरस मॉलिक्यूल है, एक क्लोरीन मॉलिक्यूल है, एक फास्फोरस पेंटाक्लोराइड मॉलिक्यूल्स है। और ऐसी स्थिति में याद रखना है कि फास्फोरस जो होगा वह टेट्राएटॉमिक्स होगा। और पेज नंबर हम चलते हैं अब 5 पे। और पेज नंबर reaction with हाइड्रोजन। रिएक्शन विथ हाइड्रोजन हमने किससे रिएक्ट कराएंगे? हाइड्रोजन से कराएंगे। और हाइड्रोजन से जब कराएंगे तो वह जनरली हाइड्रोजन नॉन मेटल है, दूसरे मेंबर में नाइट्रोजन है, यानी उस समय जो बनेगा वह जनरली कोवेलेंट बनेगा, यानी नॉन मेटल react with hydrogen to form, किससे करा रहे हैं? हाइड्रोजन से करा रहे हैं, टू फॉर्म कोवेलेंट हाइड्राइड। कौन बनेगा? कोवेलेंट हाइड्राइड बनेगा। यानी इनके भी बॉन्ड ऑफ नेचर बता रहा है कि मेरे यहाँ कोवेलेंट बनेगा। और जब कोवेलेंट बनेगा तो आप लोग की सीधा बता रहा है कि हम दोनों के बीच, हाइड्रोजन और नॉन मेटल के बीच इलेक्ट्रॉनों का शेयरिंग होगा। क्या होगा? इलेक्ट्रॉनों का शेयरिंग होगा। यानी ऐसी स्थिति में एग्जाम्पल डाला जाए, एग्जाम्पल नंबर ए में हम लिख रहे हैं कि हाइड्रोजन
हाइड्रोजन react with sulfur to form hydrogen sulfide. टू फॉर्म हाइड्रोजन सल्फाइड। ऐसी स्थिति में रिएक्टिंग एरिया का एक मेंबर हाइड्रोजन है, दूसरा सल्फर है, फॉर्मेट कंपाउंड जो है वह हाइड्रोजन सल्फाइड से, हाइड्रोजन डायटोमिक से, इसका मतलब ये गैसियस स्टेट में है। सल्फर की बात करते हैं तो शायद सल्फर हमने बता भी थे कि पीला मैटर से, कलर में पीला होती है, और ये जनरली सॉलिड स्टेट में है, ये सल्फर है। लेकिन एक बात है कि थोड़ा सा हर जगह हमने किसी का सैंपल नोट करने के समय केमिकल रिएक्शन में उनकी एटॉमिसिटी के साथ भी सहारा लेते हैं, लेकिन सल्फर का एटॉमिसिटी पॉलीएटॉमिक है और इस स्थिति में 8 है, इसलिए लेकिन हम 8 नहीं लिख करके जनरली इनकी पॉलीएटॉमिक होने के कारण इनका सिर्फ सिंबल का सैंपल देते हैं और इस सॉलिड स्टेट में होते हैं। लेकिन इस समय जब रिएक्ट करेगा तो रिएक्ट करने के लिए ये जनरली बनाएगा, वह बनाएगा हाइड्रोजन सल्फाइड, और इस समय गैसियस स्टेट होगा। कौन स्टेट होगा? गैसियस स्टेट होगा। नंबर बी की ओर हम चल रहे हैं। नंबर बी में जब हम करने की चर्चा पे तैयारी है तो नंबर बी में हमें मिल रहा है कि हाइड्रोजन non-metals react with nitrogen react with hydrogen to form अमोनिया, टू फॉर्म अमोनिया। क्या बनाएगा? अमोनिया। यानी ऐसी स्थिति में रिएक्टिंग एरिया में एक नाइट्रोजन है, दूसरा हाइड्रोजन है, और फॉर्मेटेड कंपाउंड जो है वह अमोनिया है। इसका मतलब एबी नॉन मेटल, इसका मतलब इनके बॉन्ड ऑफ नेचर जो होगा वह कोवेलेंट होगा। हाइड्रोजन डायटोमिक होगा और गैसियस स्टेट में होगा, डायटोमिक और गैसियस स्टेट में। दूसरा मेंबर मेरे पास रिएक्टिंग एरिया का हाइड्रोजन है, वो भी डायटोमिक होगा और गैसियस स्टेट में होगा। लेकिन रिएक्ट जब करेगा, रिएक्शन होगा, तो रिएक्शन के टाइम्स में हमने जनरली ये भी बताया कि रिएक्शन डायरेक्शन के आधार पर दो तरह का बटा है, एक रिवर्सिबल, एक इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल सिस्टम का नोटेशन हम डबल हाफ एरो इन अपोजिट डायरेक्शन की ओर करते हैं। तो इस सिस्टम जो है, वह सिस्टम जो है यानी जो प्रोसेस चल रहा है वह रिवर्सिबल है, इसलिए हमने इसको नोटेशन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच का हाफ एरो इन अपोजिट डायरेक्शन है। इस समय जो बनेगा वह अमोनिया बनेगा, लेकिन अमोनिया जो होगा वह गैसियस स्टेट में होगा। लेकिन यहां रिएक्शन को फास्ट करने के लिए हम एक कैटेलिस्ट लगाएंगे, वह लगाएंगे आयरन, जो सॉलिड स्टेट का है, और रिएक्शन का रेट हाई कर लेंगे। यदि इनकी प्रेजेंस नहीं डालते तो रिएक्शन स्लो चलती है, और ऐसी स्थिति में मेरे यहां इक्वेशन बैलेंस की बात चलती है, तो कंपाउंड मॉलिक्यूल में ऑड एटम दिखा रहे हैं, इधर रिएक्टेंट एरिया में इवन दिखा रहे हैं। तो इसको ऑड को इवन बनाने के लिए 2 टाइम का मल्टीप्लाई लेते हैं। मल्टीप्लाई और 2 टाइम के कारण नाइट्रोजन एटम जो प्रोडक्ट एरिया में 2 एटम्स, तो रिएक्टेंट एरिया,
हाइड्रोजन एटम 6, तो यानी 3 टाइम इसकी मल्टीप्लाई और फॉर्मेटेड कंपाउंड जो होगा वह जनरली अमोनिया होगा। यानी इस कंपाउंड को हम बोलेंगे क्या, अमोनिया। ये हाइड्रोजन है, ये नाइट्रोजन, यानी इस तरह का केमिकल प्रॉपर्टीज, रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, रिएक्शन विथ वाटर, रिएक्शन विथ एसिड मेरे पास ब्रांच बचा हुआ है। यानी एक प्रॉपर्टीज अगला जो होगा वह रिएक्शन विथ प्रॉपर्टीज नंबर 6 में हम डालेंगे वह रिएक्शन विथ एसिड। विथ एसिड। हमने बोला था कि जो मेटल हाइड्रोजन से मोस्ट रिएक्टिव हैं, ये हाइड्रोजन से ग्रेटर हाइड्रोजन से लार्जेस्ट रिएक्टिव्स हैं, वह जनरली डाइल्यूट एसिड से रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस का इवॉल्व करते हैं, क्योंकि उस समय एसिड से हाइड्रोजन आयन को इलेक्ट्रॉन लॉस करके हाइड्रोजन में कन्वर्ट होने के लिए संभव होती है। लेकिन कोई भी नॉन मेटल जो होती है, इस एसिड के हाइड्रोजन आयंस को इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी नहीं रखने के कारण वह ये जनरली हाइड्रोजन आयन जो होती है वह हाइड्रोजन गैस का इवॉल्व एसिड से नहीं करता है। यानी नॉन मेटल जो होगा वह एसिड से रिएक्ट नहीं करेंगे और हाइड्रोजन गैस का इवॉल्व नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि उनकी टेंडेंसी जो है वह इलेक्ट्रॉन लॉस करने का नहीं, टेंडेंसी जो है वह इलेक्ट्रॉन गेन करने के लिए है। यानी नॉन मेटल्स डू नॉट react with उसमें हमने डाइल्यूट कैसे लिया था, डाइल्यूट एसिड्स। ये हाइड्रोजन कोई रिएक्ट नहीं करेगा ना हाइड्रोजन गैस का, क्योंकि एसिड का पार्ट को हमने बता रहे हैं कि इस किसी भी एसिड का इस हाइड्रोजन आयन पर उनकी जनरली बेसिसिटी काउंट करते हैं। यानी किसी भी एसिड को एक्वस कराया जाए और जितने हाइड्रोजन आयन को वह जनरली डोनेट करेगा उसी के पर उनकी बेसिसिटी होगा। लेकिन किसी एसिड को यदि डाइल्यूट हो और वह जनरली नॉन मेटल के कांटेक्ट में जाएगा तो इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी नहीं होने के कारण ये एसिड से रिएक्ट नहीं कर पाएंगे। आगे हम लोग थोड़ा सा विचार करेंगे। एक दोनों टॉपिक्स पर आपको हम दे रहे हैं। एक वर्क आपके पास होगा, इस वर्क पर कमांड आपको रखना होगा, क्योंकि एग्जामिनेशन बोर्ड हमेशा किसी न किसी क्वेश्चन को पूछ लेती है। को में आपको क्या करना है, राइट द डिफरेंस बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। उसके लिए क्या कीजिएगा, हम लोग क्या करेंगे, मेटल और नॉन मेटल के बीच का डिफरेंस शो करने के लिए डिफरेंस बिटवीन metals and non metals। हमको डिफरेंट करना है किनके बीच, तो डिफरेंस बिटवीन मेटल्स एंड क्या,
नॉन मेटल्स। हमको क्या करना है, अपनी कॉपी को एकदम इक्वल पार्ट में 2 पार्ट का डिवाइड कर देना है। जब 2 पार्ट का डिवाइड करेंगे तो एक पार्ट पर हमारा हिस्सा बनेगा मेटल्स का, दूसरा पार्ट मेरे यहां बनेगा वह बनेगा नॉन मेटल्स का। जब नॉन मेटल्स का बनेगा तो हमको क्या करना है, मेटल्स और नॉन मेटल्स में यही नजर रखना है कि जिस प्रॉपर्टी इस पर डिस्कस करेंगे उसी प्रॉपर्टी भी इस पर डिस्कस करेंगे। जैसे सबसे पहला हमने इस पे दिखा रहे फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट, तो फिजिकल स्टेट में हमने बोला है कि यह सॉलिड होगा। इनका फिजिकल स्टेट जो होगा वह जनरली सॉलिड भी होगा, लिक्विड भी होगा और गैस भी होगा। लेकिन लिक्विड में तो एकदम ओनली 1 एलिमेंट्स, वह ब्रोमीन होगा, और यहां लिक्विड में एक एलिमेंट जो होगा वह मरकरी। दूसरी चीज प्रॉपर्टी नंबर 2 में दिखाएंगे, जिसमें सीधा ही बता रहा है मेटल्स, इनकी नेचर मेलिएबल। ये कह रहा है कि नॉन माने ना, यानी नो, मेलिएबल यानी यह मेलिएबल है। ठीक कहेगा कि नो मेलिएबल्स होगा। ये कह रहा है कि हम कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैं, कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी का। ये कहेगा कि हम इंसुलेटर हैं। ये कह रहा है कि हम कंडक्टर ऑफ हीट हैं, थर्मो का। ये कहे कि हम कंडक्टर नहीं है, यानी उस समय हमने बैड कंडक्टर हो जाएंगे। चौथा की जगह पर 5वां कह रहा है कि हम जो होंगे वह लूस्टर होगा। ये कह रहा है कि मेरे पास लूस्टर नहीं होगा, लेकिन यहां आपके पास एक्सेप्ट 2 हमने दिखाया है, वह दिखाया है आयोडीन को और दूसरा दिखाया है ग्रेफाइट को। एक साथ अगला देखेंगे कि इनकी 6 नंबर पर एमपी एंड बीपी जो होगा वह हाई होगा। इनकी एमपी और बीपी जो होगा वह लो होगा। हमने इसमें आपको दिखाया है कि इनकी डेंसिटी हाई होगा, इनकी डेंसिटी लो होगा। 7 फिजिकल डाला है, केमिकल पर डिस्कस किया जाए तो केमिकल पर मिलेगा इनकी ऑक्साइड बेसिक होगा, इनकी ऑक्साइड एसिडिक होगा। ये वाटर के साथ रिएक्ट करेगा और हाइड्रोजन गैस का इवॉल्व करेगा। यह वाटर के साथ कोई रिएक्ट नहीं करेगा। इसमें हम दिखाएंगे कि यह डाइल्यूट एसिड से रिएक्ट करेगा और डाइल्यूट एसिड से रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस का इवॉल्व करेगा। ये डाइल्यूट एसिड से रिएक्ट नहीं करेगा। हमने ये भी बोला है कि ये नेचर में रिड्यूसर होगा या रिड्यूसिंग एजेंट होगा, ये ऑक्सीडाइजिंग होगा। ये भी बात आया है कि यह मेटल जो होगा वह क्लोरीन से रिएक्ट करके आयनिक क्लोराइड बनाएगा। ये ना क्लोरीन से रिएक्ट कर कोवैलेंट क्लोराइड बनाएगा। इस तरफ पर हम डिस्कस कर लेंगे। स्टेट दिखा रहे हैं सॉलिड, तो कह रहे हैं कि सॉलिड हार्ड होगा, इस सॉलिड कहेंगे भी सॉलिड होगा लेकिन सॉफ्ट होगा, गैस होगा। हमने कह रहे हैं कि मेलिएबल होगा, मेलिएबल नहीं होगा। एक कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा तो ये कह रहे हैं कि इंसुलेटर होगा। एक कंडक्टर ऑफ हीट है तो बैड कंडक्टर है। ये कह रहा है कि हम लूस्टर है, ये कह रहा है कि हम लूस्टर नहीं है। ये कह रहा है कि हम लूस्टर नहीं है। ये कह रहा है कि मेरा मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई है, ये कह रहा है कि मेरा लो है। ये कह रहा है कि हम हाई डेंसिटी के साथ रहेंगे, ये कह रहा है कि हम लो डेंसिटी के साथ रहेंगे। ये कह रहा है कि हम ऑक्सीडाइजर हैं
अरे सॉरी, इनका ऑक्साइड जनरली बेसिक है, ये कह रहा है कि मेरा ऑक्साइड जो होगा एसिडिक है। ये कह रहा है कि वाटर के डिफरेंट कंडीशन के साथ रिएक्ट कर करके हम हाइड्रोजन गैस फॉर्मेट करेंगे। ये कह रहा है कि हम वाटर के साथ मेरा कोई रिएक्टिविटी नहीं होगा। ये इसके साथ वो बता रहा है कि हम डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस फॉर्मेट इन्वॉल्व करेंगे। ये कह रहा है कि हम एसिड के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस इन्वॉल्व नहीं करेंगे। ये कह रहा है कि हाइड्रोक्लोरीन के साथ हम रिएक्ट कर करके आयनिक कंपाउंड बनाएंगे, आयनिक क्लोराइड बनाएगा। ये कह रहा है कि हम कोवलेंट क्लोराइड बनाएंगे। यानी इस तरह हम यहाँ तैयार रहेंगे मेटल और नॉन मेटल का डिफरेंट करने के लिए। लेकिन यदि बहुत जल्दबाजी में है, समय अभाव है, तो इस तरह सहारा ले लेंगे। अभी इसमें आसान है, ये मेटल जो होगा वह डक्टाइल होगा, नॉन मेटल जो होगा वह नॉन डक्टाइल होगा। जिसमें इसमें डक्टाइल का सिलेक्शन नहीं होती है, इसमें हमने 5 ही प्रॉपर्टीज लेके चलते हैं। जैसे एक मेटल है, मेलिएबल है, दूसरा कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, तीसरा कंडक्टर ऑफ थर्मल है, चौथा जनरली लूस्टर है, और इस तरह 2, 4, 5 अपने से बना करके आप क्या कीजिएगा, या आप डिफरेंट इसका याद कर लीजिएगा और वर्क के रूप में इसको तैयार कर लीजिएगा, जितने हम प्रॉपर्टीज आपको दिख रहे हैं। थैंक यू।